ऐसे व्यक्ति के सामने हम शपथ नहीं लेंगे जो 15 मिनट में 100 करोड़ हिंदुओं को मारने की बात करता है। प्रूडेंस स्पीकर जो मजलिस पार्टी का इलीगली अपॉइंट हुआ है, परंपरा के खिलाफ अपॉइंट हुआ है। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए। आज हम चर्चा करेंगे तेलंगाना विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के तौर पर नियुक्त हुए एआईएमआईएम विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी की और अकबरुद्दीन के हाथों शपथ लेने से इनकार करने वाले बीजेपी विधायकों की। ऐसा पहली बार नहीं है जब बीजेपी विधायक टी राजा ने एआईएमआईएम के प्रोटेम स्पीकर के द्वारा शपथ लेने से इनकार कर दिया हो। इससे पहले भी 2018 में जब टीआरएस ने एआईएमआईएम के विधायक को प्रोटेम स्पीकर बनाया था तो बीजेपी विधायक टी राजा ने उनके हाथों शपथ लेने से इनकार कर दिया था और बाद में नियमित स्पीकर के नियुक्त हो जाने के बाद से उन्होंने उनके कमरे में जाकर के शपथ की औपचारिकता पूरी की। टी राजा का कहना है कि वो गौमांस खाने वाले, हिंदुओं की हत्या की बात करने वाले, हिंदू देवी देवताओं का खुलेआम अपमान करने वाले एआईएमआईएम के विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी के हाथों शपथ नहीं लेंगे। तेलंगाना बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने भी अकबरुद्दीन ओवैसी के प्रोटेम स्पीकर बनाए जाने का विरोध किया है और कहा है कि प्रोटेम स्पीकर के लिए अकबरुद्दीन ओवैसी के नाम की सिफारिश करना विधानसभा के दूसरे वरिष्ठ नेताओं के या दूसरे वरिष्ठ विधायकों का अपमान है। यह बताता है कि कांग्रेस और ओवैसी का रिश्ता क्या है। दोनों मिले हुए हैं और यही काम बीआरएस ने भी 2018 में किया था। जी किशन रेड्डी ने आरोप लगाया कि तीनों ही पार्टियां यानी बीआरएस, कांग्रेस और एआईएमआईएम आपस में मिली हुई है और बीजेपी पर आरोप लगाती है कांग्रेस और बीआरएस की वो ओवैसी की पार्टी से मिली हुई है। बीजेपी अकबरुद्दीन के प्रोटेम स्पीकर के तौर पर नियुक्ति को रद्द करने के लिए राज्यपाल से मिलने भी जा रही है। हालांकि बता दूं कि इस बीच शनिवार को बीजेपी के 8 विधायकों को छोड़कर सभी विधायकों ने अकबरुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व में यानी अकबरुद्दीन ओवैसी के प्रोटेम स्पीकर के तौर पर शपथ ले ली है उनसे। यानी आज सारे विधायकों की शपथ विधि जो है वो हो गई है। सिर्फ जो 8 बीजेपी के विधायक हैं उन्होंने इस समारोह का यानी शपथ ग्रहण समारोह का विरोध किया था और बहिष्कार किया था। उनका शपथ जो है अभी नहीं हुआ है। बीजेपी के विधायक नियमित स्पीकर की नियुक्ति के बाद ही अपना शपथ ग्रहण करेंगे। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि क्या अकबरुद्दीन ओवैसी को प्रोटेम स्पीकर बनाए जाना दूसरे वरिष्ठ विधायकों का अपमान है? क्या अकबरुद्दीन ओवैसी और कांग्रेस के बीच कोई अंदरूनी साठगांठ है? प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति के मामले पर क्या कहता है संविधान और क्या नियमित स्पीकर की अनुपस्थिति में विधानसभा सदस्यों को हाईकोर्ट के जज द्वारा भी शपथ दिलवाने की व्यवस्था होनी चाहिए? करेंगे चर्चा और चर्चा के लिए हमारे साथ सभी पार्टियों के प्रवक्ता तो होंगे, साथ में हमारे साथ एक संविधान विशेषज्ञ भी होंगे। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हो सकता है और प्रोटेम स्पीकर किसे बनाया जा सकता है, संविधान में इसकी क्या व्यवस्था है, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले देखते हैं एक रिपोर्ट और रिपोर्ट के बाद जो प्रतिक्रिया बीजेपी के नेताओं ने दी है वो भी दिखाएंगे और अकबरुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा था जिसके कारण टी राजा को कहना पड़ा कि हम उनके हाथों शपथ नहीं लेंगे, वो भी हम आपको सुनवाएंगे। लेकिन पहले देखते हैं एक रिपोर्ट। ऐसे व्यक्ति के सामने हम शपथ नहीं लेंगे जो 15 मिनट में 100 करोड़ हिंदुओं को मारने की बात करता है। प्रूडेंस स्पीकर जो मजलिस पार्टी का इलीगली अपॉइंट हुआ है, परंपरा के खिलाफ अपॉइंट हुआ है। तेलंगाना की राजनीति फिलहाल प्रोटेम स्पीकर को लेकर गरमाई हुई है। हाल ही में नवनिर्वाचित कांग्रेस सरकार के द्वारा गोमांस खाने को लेकर प्रेरित करने वाले अकबरुद्दीन ओवैसी को प्रोटेम स्पीकर बनाए जाने पर भाजपा कोटे के विधायक टी राजा ने शपथ लेने पर विद्रोह कर दिया है। टी राजा ने साफ तौर पर कहा है कि जो व्यक्ति गोमांस खाने के लिए प्रेरित करता है और 15 मिनट के लिए पुलिस हटवाकर 100 करोड़ हिंदुओं पर अत्याचार करने की बातें कहता है, उसके सामने मैं विधानसभा सदस्य की शपथ नहीं लूंगा। आपको बता दें कि इस मामले पर केंद्रीय मंत्री और तेलंगाना के वरिष्ठ भाजपा नेता जी किशन रेड्डी ने भी कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा कि अकबरुद्दीन ओवैसी को प्रोटेम स्पीकर बनाना कई सीनियर विधायकों का अपमान है। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने अकबरुद्दीन ओवैसी को प्रोटेम स्पीकर बनाए जाने पर इसे परंपरा के खिलाफ और इलीगल तक करार दे दिया है। उन्होंने कहा कि रेगुलर स्पीकर बनने के बाद ही भाजपा के सारे विधायक सदस्यता की शपथ लेंगे।
नई सरकार, नया कांग्रेस का मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी बनने के बाद में कांग्रेस का असली चेहरा सामने आया है। हर बार रेवंत रेड्डी ये कमेंट करते थे कि बीजेपी, एमआईएम, बीआरएस एक है। तो आज तेलंगाना की जनता को पता चल गया है कि कौन किसके साथ है, कौन कौन कब कहाँ पर मिला है। और आज अकबरुद्दीन ओवैसी को, जो कि एमआईएम का विधायक है, उनको प्रोटेम स्पीकर बनाया गया। तो ऐसे व्यक्ति के सामने हम शपथ नहीं लेंगे जो 15 मिनट में 100 करोड़ हिंदुओं को मारने की बात करता है। ऐसे व्यक्ति के सामने हम शपथ नहीं लेंगे जो गौ मांस खाने के लिए हमें प्रेरित करता है, क्योंकि गाय हम सबकी माता है। तो हम कल बॉयकॉट करेंगे और अकबरुद्दीन ओवैसी के सामने हम शपथ ग्रहण समारोह में हम सम्मिलित नहीं होंगे। नेक्स्ट डे जो नया स्पीकर जो तेलंगाना राज्य का जो बनेगा, उनके चैम्बर में हम लोग जाकर शपथ ग्रहण समारोह करेंगे। भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना स्टेट ने तय किया है जो प्रोटेम स्पीकर का अपॉइंटमेंट जो अकबरुद्दीन को नियुक्त किया गया, हम उसको खिलाफ कर रहे, प्रोटेस्ट भी कर रहे, क्योंकि सीनियर एमएलए है, उनको छोड़कर कांग्रेस पार्टी ने मजलिस पार्टी का व्यक्ति को प्रोटेम स्पीकर का अपॉइंटमेंट करना, वो विधानसभा का जो नियम है, परंपरा है, ये परंपरा के खिलाफ है। ये बहुत सीनियर एमएलए को अपमान भी है। इसलिए हम चाहते हैं जो प्रोटेम स्पीकर जो मजलिस पार्टी का इलीगली अपॉइंट हुआ है, परंपरा के खिलाफ अपॉइंट हुआ है। बिल्कुल, जो वरिष्ठ विधायक हैं उसका अपमान है। प्रोटेम स्पीकर के नियुक्ति की प्रक्रिया क्या है, संविधान क्या कहता है और परंपरा क्या है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और क्यों विरोध हो रहा है ये तो आपने सुना। अब एआईएमआईएम का क्या कहना है ये भी हम सुनेंगे। हमारे साथ चार जो है गेस्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं और चारों से मैं आपका परिचय कर दूं। एडवोकेट विनीत जिंदल जी हमारे साथ संविधान विशेषज्ञ के तौर पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सैयद आरिफ हुसैनी है एआईएमआईएम के प्रवक्ता के तौर पे हमारे साथ हैं। शशि दुबे कांग्रेस की तरफ से है और नित्या पारीख जो है वो बीजेपी की तरफ से। सभी मेहमानों का स्वागत है और चर्चा की शुरुआत जो है मैं लगता है अभी आरिफ हुसैन साहब नहीं जुड़े हैं, उस हुसैनी साहब, उनसे भी मैं बात करूंगा। लेकिन मैं सबसे पहले एडवोकेट विनीत जिंदल जी के पास जाना चाहूँगा। विनीत जी, ये जो मसला पूरा है ये प्रोटेम स्पीकर के अपॉइंटमेंट का या उन्हें चुने जाने का, ये चूंकि प्रक्रिया साफ नहीं है संविधान में और शायद यही वजह है कि इस तरीके की बातें होती है और इस तरीके का विवाद जो है वो सामने आता है। आपके हिसाब से क्या यह जो विरोध है ये विरोध कितना जायज़ है, और अगर ये जायज़ है तो क्या होना चाहिए प्रोटेम स्पीकर के इस मामले में? देखिए मुकेश जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि संविधान में जो जिस तरीके डिस्क्राइब किया गया प्रोटेम स्पीकर को लेकर कोई स्पेसिफिक गवर्नमेंट नहीं है, लेकिन ये कहा गया है कि जब परमानेंट स्पीकर या उप स्पीकर जिसको हम कहते हैं एक्टिव स्पीकर नहीं होगा तो वहां पे टेम्परेरी स्पीकर की नियुक्ति की जाएगी। और उस नियुक्ति की जो प्रक्रिया है वो धारा 181 के अंदर दी गई है हमारे संविधान में। और उस संविधान में लिखा गया है कि जो व्यक्ति चुना गया विधानसभा या संसद के लिए, वो व्यक्ति प्रोटेम स्पीकर या स्पीकर की नियुक्ति टेम्परेरी रूप में उसकी हो सकती है। उसमें कहीं नहीं लिखा गया कि चाहे क्या वो सबसे जो वरिष्ठ सीनियर लीडर होगा वो होगा या कोई कौन होगा, इस तरीके की कोई बात नहीं की है। सिर्फ जो व्यक्ति चुन के आया है किसी भी सदन में, वो वहां पे प्रोटेम स्पीकर का अपना दायित्व निभा सकता है। लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि उसकी नियुक्ति के लिए जो प्रक्रिया है, उसको प्रक्रिया को कैसे आगे बढ़ाया जाता है। तो इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का तरीका यह है कि जो अपॉइंटेड मुख्यमंत्री होता है और जो मंत्रिमंडल के लोग होते हैं वो नाम को प्रपोज करते हैं, चाहे हम कहें राज्यपाल के सामने या राष्ट्रपति साहब के सामने, और उन लोगों को अपॉइंट करने की एक प्रक्रिया उसके बाद पूरी होती है जब राज्यपाल उनको अपॉइंट करता है। तो यहाँ पे जो अपॉइंटमेंट जो ओबीसी की हुई है वो प्रक्रिया इसी तरीके से हुई कि राज्य की जो सरकार जो बनने जा रही है उन्होंने उनका नाम राज्यपाल को दिया और राज्यपाल ने उस नाम की अपॉइंटमेंट की। यही एक प्रक्रिया है जो इस पूरे मामले में बनी है। और मुझे लगता है कि इस चीज को अवॉइड किया जा सकता था
क्योंकि ये देखा गया है किस तरीके की बातें उन्होंने पहले की, बिल्कुल। जो कि चाहे इस चुनाव की बात करें या इससे पहले बात करें, कैसे पुलिस अधिकारी को ये सिर्फ कहने पे कि आप अपनी मीटिंग को बंद कर दीजिए, किस तरीके से स्टेज के ऊपर से धमकाया जा रहा था, उसके ऊपर एफआईआर दी। तो ऐसे व्यक्ति को जब आप प्रो टाइम स्पीकर बनाते हैं जिसके ऊपर इसी चुनाव में एफआईआर हो, तो कहीं ना कहीं जो सत्तारूढ़ पार्टी या जो आने वाली सत्ता में जो पार्टी है जिसके मुख्यमंत्री हैं, उनके ऊपर सवालिया निशान लगता है और इस चीज को अवॉइड करना चाहिए था। मुझे लगता है बिल्कुल अवॉइड किया जाना चाहिए था। और ये भी हम बात करेंगे जो परंपरा के ऊपर जो राज्यपाल को रिकमेंडेशन भेजा जाता है, क्या राज्यपाल को विवेकाधिकार से फैसला स्वीकार कर लेना था या विवेकाधिकार का प्रयोग करके उसे रिजेक्ट भी कर सकते हैं वो, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन हमारे साथ शशि दुबे जी है। शशि दुबे जी, आप इस पूरी प्रक्रिया को किस तरीके से देखते हैं? आपको क्या लगता है कि आपको लगता है कि अकबरुद्दीन ओवैसी का चयन जो प्रोटेम स्पीकर के तौर पे हुआ है वो सही है, प्रक्रिया का ध्यान रखा गया है और उनके चयन पे कांग्रेस को कोई आपत्ति नहीं है, या आपत्ति है तो क्या आपत्ति है? शशि जी, आपकी आवाज। जी शशि दुबे जी की आवाज नहीं पहुंच रही, जरा आवाज दिए शशि दुबे जी की। जी बोलिए। संवैधानिक पद होता है जी, और राज्यपाल जो है वो उसकी एक गरिमा होती है। अगर उन्होंने ये नियुक्ति की है तो इससे कोई देर तो नहीं पहुंचना चाहिए। सही बात, जो नियुक्तियां हुई हैं आज हम ये कर रहे हैं कि हम नहीं कर रहे, पूरे बीजेपी के बड़े नेताओं द्वारा ये कहा जा रहा है ये नियुक्तियां अवैध है, इसके लिए हम जाएंगे। अरे कल तो ओवैसी किसके थे, AIM किसका था, इन्हीं का था ना। एक सिक्के के दो पहलू तो यही बात तो कह रहे हैं। अगर उनका होता तो वो विरोध क्यों करते शशि जी? वो तो कह रहे हैं वो आपके हैं। अरे वो तो श्रीमान जी आलोक शर्मा जी, वो तो दिखावा है। भारतीय जनता पार्टी का हमेशा दिखावा का काम चलता है। वो तो काम में विश्वास रखते नहीं है, उनको काम तो करना है नहीं, खाली रजिस्टर करना है। और कांग्रेस सरकार वहां बनी है इसलिए ये मुद्दे उठाए जा रहे हैं। अगर कांग्रेस सरकार नहीं बनी होती ना, आज ये राजस्थान में होता, यही यूपी में होता, ये छत्तीसगढ़ में होता, ये मुद्दा कभी नहीं उठता। इस मुद्दे को उठाने का रीजन यही है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा मुद्दे को ध्यान डाइवर्ट करना चाहती है और ध्यान डाइवर्ट करने के लिए किया जा रहा है। तो जो अभी किस चीज से ध्यान नहीं शशि जी, तो अभी जो है अभी किस चीज से ध्यान भटकाना चाहती है बीजेपी, किस मुद्दे से? नहीं, अभी कौन सा मुद्दा है? आप कांग्रेस ने जो वादा किया तेलंगाना में, कांग्रेस सारा वादा निभाने के लिए तत्पर है और कर रही है। ठीक है, आज देखा आपने, उन्होंने बस में महिलाओं को फ्री सुविधाएं उपलब्ध कराई। उन्होंने जो 7 वादे किए वो वादा पूरा कर रहे हैं। उस बातों को इनको बर्दाश्त। अकबरुद्दीन ओवैसी पे जो आरोप लगा, बीजेपी जो कह रही है अकबरुद्दीन ओवैसी पे, इनको किसी राज्य में अपने वादों को पूरा नहीं करना है, वादे को काट देना है, रास्ते निकाल देना है, वादों को पूरा। अरे वादे को पूरा नहीं करती तो 5वीं बार बीजेपी जीत करके मध्य प्रदेश में नहीं आती और आपका नामो निशान नहीं मिट जाता। तीनों राज्य से, हिंदी पट्टी के तीनों राज्य से नामो निशान मिटने की कगार पे है, लेकिन अभी भी कहते हैं रस्सी जल गई, अकड़ नहीं गई आपकी। जनता जनार्दन के जो निर्णय आएंगे कांग्रेस हमेशा उसको। तो फिर तो वही आप जो कह रहे हैं कि अगर बीजेपी वादा नहीं निभाती तो भाई मध्य प्रदेश में 5वीं बार चुन के कैसे चली आती फिर? अरे भाई ऐसा है कि लोकसभा में दूसरी बार और भी ज्यादा मतों से जीत करके चले आए मोदी जी। आप हमारे सवाल को जवाब सुनिए। आपको ये कह रहा हूँ ओवैसी कौन, मुझे इसका जवाब चाहिए। वही तो मैं कह रहा हूँ, ये रिश्ता क्या कहलाता है, यही तो मैं पूछ रहा हूँ कि आप बाहर में कहते हैं कि वो बीजेपी के साथ ओवैसी के रिश्ते हैं और अंदरूनी उसे प्रोटेम स्पीकर बनाने के लिए रिकमेंड कर देते हैं। हमारी सरकार को डाइवर्ट करने के लिए साजिश रची जा रही है। राज्यपाल महोदय ने अगर नियुक्ति किया है तो राज्यपाल। आपसे तो यही पूछा जा रहा है शशि दुबे जी, कांग्रेस से तो यही पूछा जा रहा है, मैं भी यही पूछ रहा हूँ कि रिश्ता क्या कहलाता है, बताइए जरा जनता को ना। क्योंकि आप जो है बाहर में तो कहते हैं कि आप बीजेपी का आदमी है ओवैसी, और जब उसे मलाई चटाने की बात होती है तो मलाई चाटने के लिए दे देते हो आप। ना भलाई की बात कहाँ आ गई है भाई? तो प्रोटेम स्पीकर का सम्मान होता है, संवैधानिक पद है। आपने एक सम्मान जो है दे करके क्या मैसेज दिया आपने मुसलमान वोटरों में अपनी जनता पार्टी का एजेंट और एजेंसी कारण उनका। अरे भाई, भारतीय जनता पार्टी विरोध करने का रीजन है ना बीजेपी के पास। भाई गौमांस खाने के लिए आप जो है आप शशि जी ये छोड़िए वो बात। शशि दुबे जी वो बात छोड़िए। शशि जी सवाल तो सुनिए। अरे शशि जी सवाल सुनिए ना, कुछ भी मत बोलने लगिए, कुछ भी मत बोलिए ना, सवाल सुनिए ना। हम कह रहे हैं कि आप बताइए, आप पर्सनली, कि जो व्यक्ति गौमांस खाने के लिए व्यक्ति को प्रेरित करता हो, जो गौमांस खाना चाहिए, जो खुद भी गौमांस खाते हैं,
जो हिंदुओं की देवी देवताओं का सरेआम खुलेआम अपमान करते हैं, उसके बाद वो खुलेआम स्टेज से सरकारी अधिकारी को धमकी देते हैं, जिन पे इसी चुनाव में एफआईआर दर्ज है, वैसे व्यक्ति को आप प्रोटेम स्पीकर के लिए जब आप रिकमेंड करते हैं तो आप जरा सा भी आप नहीं सोचते कि ऐसे व्यक्ति को कैसे किया जाए? और ये कौन सा क्राइटेरिया है? राज्यपाल किसका आप ही बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। भाई राज्यपाल को कैबिनेट की सरकार के रिकमेंडेशन को मानना होता है, राज्यपाल को रिकमेंडेशन को मानना होता है। अगर राज्यपाल रिजेक्ट करते तो आप कहते कि बीजेपी जो है चुनी हुई सरकार के फैसले पे हस्तक्षेप कर रही है और आप दोनों हाथ में मलाई खाना चाहते हैं। चलिए ठीक है, नित्या पारीख जी हमारे साथ है। ठीक है, एक बार बीजेपी के पास चलते हैं। बीजेपी आप सुनिए, हर चुनाव में इतने धन का जहर उगला गया है, इतने धन का जहर उगला गया है जिसपे बीजेपी ने कभी एक्शन नहीं लिया। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार रही। जहर वो जहर था या अमृत था, ये तो जनता फैसला करती है ना। अरे वो जहर था या अमृत, वो तो जनता फैसला करती है। जनता ने फैसला कर दिया। चलिए अब नित्या जी के पास चलते हैं। ठीक है नहीं मिलती। ठीक है शशि जी जवाब सुनिए। बहुत समय ले लिया आपने, बहुत समय ले लिया। एक बार नित्या जी के पास चलते हैं। आज कांग्रेस शासित प्रदेश है, इसलिए इनकी व्याख्या निकल रही है। अरे कांग्रेस शासित प्रदेशों की संख्या तो गिरते गिरते अब 3 तक पहुंच गई है। मुकेश जी कांग्रेस तो करती है, वो करती है। मुकेश जी शशि जी को मैं सारे जवाब देने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ, मुझे टाइम दीजिए। शशि जी एक बार जवाब ले लीजिए। अच्छा बीजेपी की, अरे आपकी बहन बैठी हुई, एक बार उनको बोलने तो दीजिए। अरे आप दे दिया, आपने जवाब सुन लिया लोगों ने। आप प्लीज आप नित्या जी बोलिए। मुकेश जी मैं शशि जी के सारे जवाब देने के लिए रेडी हूँ। जैसा कि उन्होंने पूछा अवैसी कौन, आप पूछ रहे हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है, तो ये रिश्ता तो इसी चुनाव में सबके सामने क्लियर हो गया। जब गोशामहल विधानसभा के हमारे विधायक जी जीतने वाले हैं पता था, और जब बीआरएस, कांग्रेस और एमआईएम ने मिलकर जो महागठबंधन किया है, एक महिला को कांग्रेस से वहां पे बिठाया, दारुसलम से बीआरएस वाले का टिकट आया, तो आप बताइए ये रिश्ता कहलाता क्या है आखिर? और दूसरी बात, अवैसी कौन है? एक करप्टेड विधायक जिसके ऊपर इसी इलेक्शन में इतने केसेस दर्ज हुए, जो इनके माननीय मुख्यमंत्री की अपमानजनक बातें करता है, उनको इन्होंने सांसद के इतने सम्माननीय पद पर बिठाने की सोची भी कैसे? अगर आप जो कैबिनेट है वो अगर लिस्ट डिक्लेयर करके गवर्नर के पास लेके जाता है, तो अगर इनका दिल दोनों का एक दूसरे के अंदर नहीं धड़कता होता तो ये लिस्ट में तो नाम जाना ही नहीं चाहिए था। और इसके अलावा इसमें जितने हमारे जो वरिष्ठ विधायक हैं, इन सबका अपमान किया गया एक ऐसे करप्टेड विधायक को इतनी सम्माननीय सीट पे बिठाकर। तो इसीलिए ये रिश्ता तो बहुत गहरा है। जैसे पहले बीआरएस को जब रूल करना होता था तो बीआरएस स्टीयरिंग मजलिस के हाथ में दे दी, एमआईएम के हाथ में दे दी थी। ठीक उसी तरीके में, उसी रूल के हिसाब से उनके दोस्त कांग्रेस पार्टी वाले भी यही प्रोपेगेंडा लेकर आगे चल रहे हैं और यही सोच रहे हैं कि जिस तरीके से बीआरएस ने 9.5 साल हाथ मिलाकर अपनी सरकार चला ली, ठीक उसी तरीके से अगर हमें तेलंगाना में राज करना है, हमें ओल्ड सिटी में राज करना है, तो हमें भी मजलिस का हाथ मिलाकर चलना है, हमें उनके हाथ कंधे पे कंधा रखकर चलना है। आपकी पार्टी के ये सबसे नित्या जी आपकी पार्टी के जो विधायक, ये सबसे पहला स्टेप था उनका दोस्ती निभाने का। बिल्कुल ठीक है। मैं ये चीज एक सवाल मेरा बीजेपी से है, जो दो बताइए दूसरी कौन निभा रहा है? शशि जी अभी आप थोड़ी देर शांति रखिए। शशि जी दोस्ती तो आप निभा रहे हैं ना, दोस्ती तो आप निभा रहे हैं। क्यों नहीं लेते जी? मुकेश जी पूछिए क्या। चलिए मैं मेरा सवाल नित्या जी से। नित्या जी में आप सरकार बनाने जा रहे हैं यहाँ। जी बिल्कुल शशि जी, आपकी सरकार, शशि जी आप खुश हो जाइए, आपकी सरकार ज्यादा दिन की नहीं है, क्योंकि जैसा आपने कहा कि एक बार शशि जी दुबे जी का ऑडियो जरा सा डाउन कीजिए। शशि जी अब ऐसे ऑडियो डाउन करना पड़ेगा प्लीज। नित्या जी मुझे जो आपसे सवाल है कि बीजेपी के जो टी राजा है उन्होंने 2 मुद्दे उठाए। दोनों मुद्दों में एक तो कहा कि ये जो है जो सीनियर लीडर है, सीनियर जो विधायक जो है उनका अपमान है। दूसरा उन्होंने कहा कि गौ मांस खाने के लिए प्रेरित करने वाले विधायक को
किस तरीके से बिठा दिया जाता है प्रोटेम स्पीकर के पद पे, ये तो दोनों में से आपकी आपत्ति किस पे? क्या आपको लगता है कि ये गौमांस वाला जो मुद्दा है, राष्ट्रीय माता घोषित करने के लिए कगार पर हैं? आज हम हिंदू धर्म और सनातन धर्म में गाय माता पे हम 33 करोड़ देवी देवताओं को देखते आए हैं। उस सनातन धर्म की परम पूजनीय गौ माता को जो इंसान काट के खाने की बात करे। बिल्कुल बिल्कुल आपकी आवाज, आपका ऑडियो जो है कुछ डिस्टर्ब हो रहा है, नेटवर्क जरा सा लगता है प्रॉब्लम। विनीत जी के पास मैं वापस आऊंगा। विनीत जी, दो चीजें हैं। एक तो आप जब प्रोटेम स्पीकर की आप नियुक्ति करते हैं तो जो रिकमेंडेशन सरकार भेजती है या कैबिनेट जो भेजती है, उस रिकमेंडेशन को रिजेक्ट करने का अधिकार राज्यपाल के पास होता है, विवेकाधिकार से वो कर सकते हैं। लेकिन एक चीज अगर वो करते हैं तो थोड़ा ये जाता है कि सरकार के खिलाफ जो है राज्यपाल जो है वो काम कर रही है, चुनी हुई सरकार, ये मैसेज जाता है। एक चीज मैं जानता हूँ, क्या इस तरीके की प्रक्रिया हो सकती है कि जो प्रोटेम स्पीकर कोई वैसा, क्योंकि संविधान में साफ नहीं है जो प्रोटेम स्पीकर होना चाहिए, अगर आप केवल शपथ दिलवाने के लिए, क्योंकि इनका काम केवल ये होता है कि विधायकों को शपथ दिलवाए और ये जो चुने हुए विधायक शपथ के बाद जो है स्पीकर का चुनाव करे, तो क्या ये काम जो है जो हाईकोर्ट के जज है या जो प्रोटेम स्पीकर को जो शपथ दिलवाते हैं वो तो राज्यपाल दिलवाते हैं, तो क्या राज्यपाल बाकी विधायकों को नहीं दिला सकते? मैं आऊंगा आपके पास नित्या जी, मैं आऊंगा आपके पास। अभी जो मेरी बात अधूरी रह गई थी मुझे वो पूरी करनी है। ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास, आऊंगा तब आप पूरी कर लीजिएगा। तो इस पर मैं चाहूंगा आप अपनी राय दें इस पे कि क्या ऐसा हो सकता है कि जज को बिठा या जो राज्यपाल है वही सबको शपथ दिलवा दे, प्रोटेम वाला झंझट ही खत्म हो जाए? देखिए मुकेश जी, ये ना एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये पूरा एक प्रिस्क्राइब कहीं हम पूरा प्रोसेस है और उस प्रोसेस के अंदर कहा गया है कि एक टेम्परेरी स्पीकर हम कहें एक तरीके से वो अपॉइंट किया जाएगा। उसको प्रोटेम स्पीकर की बात नहीं की गई है, लेकिन ये कहा गया है कि राज्यपाल एक व्यक्ति को अपॉइंट करेगा जो इलेक्टेड होगा उस सदन का, और उस सदन से वह व्यक्ति को इलेक्ट करने के बाद कहा यह गया है कि राज्यपाल अपॉइंट करेगा, लेकिन उसकी रिकमेंडेशन जो है वो जो गवर्नमेंट जो होगी, जो भी मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल होगा वो करेगा। तो ये प्रोसेस डिस्क्राइब ये तो पता है, ये तो पता, मैं कह रहा हूँ कि क्या ये संशोधन हो सकता है? नहीं, बिल्कुल संशोधन हो सकता है। संशोधन के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हम संशोधन चाहते हैं तो एक प्रोसेस है। प्रोसेस ये है कि आप संसद में चीजों को बदलने के लिए सारा जो प्रोसेस है हमने किया, 370 में भी किया, वहां भी किया, तो ये सब चीजें हो सकती है, ऐसा नहीं है नहीं हो सकता। लेकिन मैं कहूंगा कि बहुत एक मुश्किल चीज है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किसी चीज को अमेंड कर देना, वो भी प्रो टाइम स्पीकर को लेकर, डिस्क्राइब करने को लेकर। लेकिन कहीं ना कहीं हम, जैसे ये पूरा मुद्दा है अफरुद्दीन ओवैसी वाला, तो इस मुद्दे को देखने के बाद मुझे लगता है कि ये बहुत जरूरी हो गया, क्योंकि आप जब पॉलिटिकल मोटिव लेकर किसी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे अपॉइंटमेंट करते हैं, जैसे यहाँ हुआ, आपने एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के वोट बैंक को टारगेट करने के लिए आप कहें कि आपने एक व्यक्ति को अपॉइंट कर दिया जिसके ऊपर पहले से ये चार्जेस है कि वो ये कहता है कि जो 100 करोड़ हिंदू हैं उनको मारने की बात करता है, उसके ऊपर पहले से 4 या 5 ऐसी FIR हैं जो इन्हीं जो हम कहें प्रोवोकेटिव जो बातें करता है वो उसको लेकर है, और उस व्यक्ति को आप एक प्रो टाइम स्पीकर जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है आप उसके ऊपर बैठा देते हैं। तो क्या आप ये चाहते हैं कि लोग इस चीज को लेकर भड़के, लोग इस चीज को लेकर एग्रेसिव हों और उस तरीके की भावनाएं फैले और कहीं ना कहीं एक विशेष समुदाय का जो वोट बैंक है वो आपके साथ हो? तो इस तरीके की चीजों देखिए, एक विशेष समुदाय के वोट को टारगेट करने का ही मामला केवल नहीं है, एक बहुसंख्यक समाज के वोट को अपमानित करने का भी तो मामला है, क्योंकि आप अगर वैसा करते हैं तो ये अपमानित भी है, तो उन लोगों का अपमान भी है ना जो जिसके देवी देवताओं को आप मान करते हैं, जो गौ मांस खाने की बात करते हैं उसको आप प्रमोट कर रहे हैं, और वैसे व्यक्ति को आप इस संवैधानिक पद पे अगर बिठा के देते हैं तो क्या मैसेज जाएगा? आप अपने वोट बैंक को साधने के लिए आप बहुसंख्यक वोट बैंक का अपमान भी तो कर रहे हैं। ये मुझे लगता है कि ये ज्यादा बड़ा मुद्दा है कि आप अपमानित कर रहे हैं वैसे लोगों का। जी मुकेश जी, देखिए मैं जो राजनीति की अगर बात करूं, जितनी मेरी समझ है, मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने एक बात को मान लिया है कि जो हिंदू वोट बैंक है वो वोट बैंक बीजेपी के साथ ही रहता है, कांग्रेस को वोट नहीं मिलता उसका। ये बात शायद कांग्रेस ने मानना शुरू कर दिया, और वो जो 25% जो वोट बैंक रह जाता है वो सिर्फ अब उसकी लड़ाई लड़ती है, और इसीलिए कांग्रेस की हालत है। ये जो कांग्रेस की जो हालत हुई है वो हालत ही इसी वजह से हुई है कि बहुसंख्यक लोगों को आपने इस तरीके से दिखाना शुरू कर दिया कि भाई आप लोगों का तो वोट हमें मिलना नहीं है,
तो इसलिए हम इससे मिलना अच्छा नहीं है ये या है आपके वोट को हमको लेना नहीं है, इसलिए हमें आपसे कोई लेना नहीं मतलब है, नहीं है। बिल्कुल इंटेंट ही नहीं है। बिल्कुल। तो बेसिकली वो चाहते ही नहीं कि हिंदू लोग उनको वोट दे। और मैं ये बात बिल्कुल स्पष्ट करना चाहूंगा, यहाँ पे एक प्रवक्ता बैठे हैं कांग्रेस के, कि अगर यही हालत रही तो वो दिन दूर नहीं है कि कांग्रेस को एक भी सीट, जिसको हम भारत कहते हैं, यहाँ पे मिलेगी, जो जिस तरीके की चीजें यहाँ चल रही हैं कांग्रेस के पॉइंट। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा जी। नित्या जी अपनी बात आप पूरी कीजिए, उसके बाद शशि जी के पास मैं जाऊंगा, फिर उनकी आवाज भी हम सुनेंगे। जी नित्या जी अपनी बात पूरी कीजिए। जी मुकेश जी, जिस तरीके से आपने कहा था कि ये क्या बोलते हैं, जो वरिष्ठ विधायक है उनका अपमान नहीं, उनके अपमान के अलावा ये हर हिंदू के दिल को एक बहुत बड़ा आघात पहुंचा है इस बात से, क्योंकि कांग्रेस कभी हिंदुओं की होना चाहिए ही नहीं। वे हमेशा अपनी राजनीति, अपनी वोट बैंक माइनॉरिटी की तरफ से ही लेने की कोशिश करी। और इस जो पहला स्टेप जो कांग्रेस ने सत्ता में आते ही अपनी दोस्ती का हाथ बढ़ाया, तो इससे साफ साबित हो जाता है कि आपने कितने सनातनियों का, बिल्कुल आपने कितने सनातनियों का और कितने हिंदुओं का अपमान किया, साथ में कितने वरिष्ठ विधायकों का अपमान किया, कितने लोगों के सेंटीमेंट के साथ खेला है। आप चाहे तो और भी आगे दोस्ती में हाथ बढ़ाने के मौके देख सकते थे, लेकिन इतनी संविधान आज परम पूजनीय है, आज सबसे ज्यादा पूजनीय है, उस संविधानिक पोस्ट में ऐसे भ्रष्ट इंसान को बिठाना, तो ये एक बहुत बड़ी मतलब मूर्खता का काम कह सकते हैं। शशि जी की बात, क्योंकि सत्ता तो इनकी ज्यादा दिन ऐसे भी नहीं चलने की है। हमने अपने प्रोग्राम में हमने अपने प्रोग्राम में जी शशि जी, हमने अपने प्रोग्राम में सैयद आरिफ हुसैनी को भी बुलाया था। मुसलमान की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, किसी समय में भारतवर्ष के हिंदू में 4 पंडित हुआ करते थे। आपको ये बात नहीं मालूम होगा। पंडित मोतीलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित कमला त्रिपाठी, पंडित श्यामधर मिश्रा, देश के सबसे बड़े पंडितों में पंडित गिने जाते थे। क्यों कांग्रेस पंडितों की ऐसी नहीं है? आप किस स्टेज पे कर सकती है? आप लोगों ने जो है देखिए, मान लीजिए इसके पहले एक भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ मंत्री के लड़की का एक वीडियो वायरल हुआ था, ये समाचार मीडिया के माध्यम से हमने देखा था, हमें भी मालूम है। तो वो बीच का काम कौन कर रहा था? आज ठेकेदार, ब्राह्मण हिंदू धर्म के ठेकेदार बन के आप बैठे हो। अरे हम तो कहते हैं कि आप भी बनिए ठेकेदार, हम तो कह रहे हैं, अरे हमारी आपत्ति तो ये भी है कि आप हमारी भी सुनिए ना। अरे शशि जी, हम आपको कहाँ कह रहे हैं कि आप नहीं करते हैं, आप क्यों नहीं करते हैं भाई? तो आपको इससे आपत्ति क्यों नहीं होती है? शशि जी ये घोर आपत्तिजनक है। नहीं ये घोर आपत्तिजनक है। आपको मैं क्या कह रहा हूँ आपको, या जो शिल्पा जी वो क्या कह रहे हैं, विनीत जी क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि आप हमारी तरफ देखो ना भाई। आपको क्यों बुरा नहीं लगता अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि ये गौमांस खाना चाहिए, आपको बुरा क्यों नहीं लगता? आप कहते हैं हम हिंदू हैं, तो आपको बुरा क्यों नहीं लगता? आप समर्थन क्यों करते हैं उसका? क्या आप गौमांस खाने को तैयार हैं? हिंदू मुसलमान को बांटने का काम कांग्रेस कर रही है। विनीत जी कुछ कह रहे हैं, ठीक है? आप भी जनेऊधारी, आप गौमांस खा सकती हैं? मैं पूछना चाहूंगी क्या हमारी माता है, जी मैं तो छाती ठोक तो फिर तो अपनी गौ माता के खिलाफ जो व्यक्ति, मुझे हम कांग्रेस, मुझे गर्व है अपने सनातनी, अपने हिंदू होने पर गर्व है, लेकिन क्या आप ये बात कह सकते हैं? आज आप इस तरीके की बातें कर रहे हैं। मैं सीना ठोक कर कहती हूँ कि मैं एक सनातनी हिंदू हूँ, मुझे मेरे हिंदू होने पर गर्व है, और मैं मेरे धर्म के ऊपर उंगली उठाने वाले हर उसके जवाब देने के लिए मैं तैयार हूँ। क्या आप इतने... ठीक है, विनीत जी कुछ बोलना चाह रहे थे शशि जी की बात पे, विनीत जी ने हाथ उठाया था। विनीत जी। मुकेश जी, मेरा सिर्फ एक छोटा सा सवाल है। इतना मतलब आपने अपने धर्म को अपमान किया है। नित्या जी मैं आऊंगा। नहीं, जो 4 पंडितों की इन्होंने बात की, मैं वो बताना चाहूंगी। नाम के आगे पंडित लगाने से पंडित नहीं हो जाता, और अभी तो कांग्रेस में जनेऊधारी पंडित भी घूम रहे हैं, तो ये तो बात आप करिए ही नहीं पंडितों की। सीजनल हिंदू हमने भी बहुत सारे देखे हैं, जो चुनाव सामने आने पे वो हिंदू हो जाते हैं, जनेऊ पहन लेते हैं, मंदिर जाने लगते हैं, ये तो सब चीज देखा। ठीक है नित्या जी, ये सब समझते हैं। आपको भारतीय जनता पार्टी में नहीं मिलेंगे, सीजनल अपना क्या बोलते कन्वर्जन करने वाले लोग आपको भारतीय जनता पार्टी में नहीं मिलेंगे। बिल्कुल, हमारे पास समय की कमी है नित्या जी, समय की कमी है नित्या जी, प्लीज। और आप एक हिंदू हैं जी, बिल्कुल जी। विनीत जी बात फिनिश कर रहे थे कुछ। मुकेश जी, मेरा सिर्फ एक छोटा सा सवाल यहाँ पे ये है कि क्या यहाँ पे जो कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हुए हैं वो इस बात को मना कर सकते हैं कि इस व्यक्ति ने भरी सभा में ये नहीं कहा कि वो 100 करोड़ लोगों को, 100 करोड़ हिंदुओं को
अब हमारे पुलिस हटा दो, मैं 100 करोड़ हिंदुओं को देख लूंगा। क्या इस व्यक्ति ने एक पुलिस वाले को सभा के अंदर से नहीं धमकाया? अगर इस व्यक्ति को ये बना सकते हो, विनीत जी, इन्होंने लक्ष्मी जी तक को गाली दी है। बिल्कुल, क्यों नहीं इन्होंने टी राजा जी को बना दिया? प्रो टाइम स्पीकर इनको बनाना था तो टी राजा जी को बना देते, क्यों नहीं इन्होंने उनको बना दिया? अगर ऐसा ही था जी, भाग्य लक्ष्मी माता तक को, चार मीनार हमारे हैदराबाद की शान है, उसको तक गाली दी है इन्होंने। वैसे इंसान को संविधानिक पोस्ट में बैठाने का अधिकार किसने दिया? शशि जी, क्या आपका खून नहीं खौलता? शशि जी, क्या आपका खून नहीं खौलता? क्या कांग्रेस के जो हिंदू हैं, क्या उनका खून नहीं खौलता जब अकबरुद्दीन ओवैसी आपके देवी देवताओं को इस तरीके से सार्वजनिक तौर पे अपमानित करता है, आपकी गौ माता को के बारे में इस तरीके से कहता है, गौमांस खाने के लिए लोगों को प्रेरित करता है, तो क्या आपका खून नहीं खौलता शशि जी? लक्ष्मी माता तक को बोलता है। बिल्कुल। शशि दुबे जी, शशि दुबे जी की आवाज दीजिए। जी शशि जी बोलिए। जवाब ही नहीं रहूंगा इनके पास कुछ देने के लिए। आपने म्यूट कर रखा है शशि जी, आपने म्यूट कर रखा है। आप एक बार जी बोलिए। हिंदुओं के खिलाफ बोलने वालों को बना सकते हैं, मुस्लिम खिलाफ बोलने वालों को ये नहीं बना सकते। बिल्कुल जी, इनका दोस्ती है ये मुझे लग रहा है शशि जी आपके पास ये दोस्ती का हाथ बढ़ाने का इनका पहला स्टेप था, जिसमें ये सफल हुए। इनकी दोस्ती शशि जी, लोग जानना चाह रहे हैं कि आपका खून क्यों नहीं खौलता। अगर आपको आवाज मिल रही है शशि जी, तो आप अनम्यूट कीजिए अपने मोबाइल को और जवाब दीजिए। शशि जी, आवाज मिल रही है आपको? वादे करने से चुनाव जीता जाता है, लेकिन जनता का दिल नहीं जीता जाता। मुझे लग रहा है कि शशि जी को आवाज मिल नहीं रही। शशि जी को हम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दूं कि सैयद आरिफ हुसैनी AIMIM के जो प्रवक्ता है, उनको भी हमने जोड़ने की कोशिश की थी और उन्होंने शुरू में कहा था कि हम जुड़ेंगे आपसे और इस पे अपनी बात रखेंगे, लेकिन जब प्रोग्राम शुरू हुआ तो वो फिर फोन उठाना उन्होंने बंद कर दिया और उन्होंने जुड़ने से मना कर दिया इनडायरेक्टली। शशि जी हमारे साथ है। शशि जी की आवाज मिल रही है आपको? शशि जी, अगर आपको आवाज मिल रही है तो मेरा सवाल आपसे वही है कि क्यों आपका खून नहीं खौलता? अकबरुद्दीन ओवैसी को प्रोटेम स्पीकर बनाए जाने के फैसले पर आपका खून क्यों नहीं खोलता? क्योंकि जिस तरीके से आपके देवी देवताओं का ये खुलेआम अपमान करता है, जिस तरीके से गौ माता का अपमान करता है, जिस तरीके से गौमांस खाने के लिए लोगों को प्रेरित करने की बात सार्वजनिक तौर पे करता है, वैसे व्यक्ति को प्रोटेम स्पीकर बनाए जाने पे आपका खून क्यों नहीं खौलता है? क्यों नहीं आपके नेता, जो कि अपने आप को हिंदू ही कहते हैं, सनातनी ही कहते हैं, टीका लगाते हैं, वो क्यों नहीं आकर के अपने नेता को कहते हैं कि अकबरुद्दीन ओवैसी को प्रोटेम स्पीकर अगर आप बनाओगे तो हम भी शपथ उसके साथ नहीं लेंगे या उसकी दिलाई शपथ हम नहीं खाएंगे? क्यों नहीं कहते शशि दुबे जी? शशि दुबे जी को लगता है आवाज नहीं मिल रही है, और आवाज लगता है तो शायद उनके पास। जी शशि जी, आवाज अगर मिल रही है तो आप जवाब दीजिए प्लीज। हाँ बोलिए। जी, मैं कह रहा हूं कि आपका खून क्यों नहीं खोलता? अकबरुद्दीन ओवैसी को अगर कोई प्रोटेम स्पीकर बनाता है, जो आपकी गौ माता को अपमानित करता है, जो आपके देवी देवताओं को अपमानित करता है, जो 100 करोड़ हिंदुओं को मारने की बात करता है, तो आपका खून क्यों नहीं खोलता? क्यों कांग्रेस में रहने से खून ठंडा हो जाता है क्या? नहीं, कितना बात है, कांग्रेस में तो रहना ही। जो कांग्रेसी और कांग्रेसी की विचारधारा को कोई बदल नहीं सकता। लेकिन सर, तो क्या ये विचारधारा है क्या कि आपके माँ को, बाप को, राष्ट्र को, सबको गाली देते रहे हम सुनते? यही विचारधारा है आपकी? यही विचारधारा है आपकी? इन्होंने खुद ही बता दिया। विचारधारा नहीं है, मुझे गाली नहीं देना। मैं गाली तो भाई, तो अकबरुद्दीन ओवैसी क्या बोल रहा है? माता लक्ष्मी को गाली दे रहा है, वो बीफ खाने की बात सार्वजनिक तौर पे कह रहा है, वो 100 करोड़ हिंदुओं को बोलता है पुलिस हटा दो, 15 मिनट में निपटा देते हैं, और फिर भी आपका खून नहीं खोलता क्योंकि पॉलिसी है, विचारधारा। यही विचारधारा है? अरे छोड़ दीजिए कांग्रेस भाई साहब, कम से कम अपने आप को जवाब तो दे पाइएगा आईने में देखने के बाद। मैं वही जवाब आपको मुकेश जी, मैं गर्व से कह सकती हूँ कि मैं सनातनी हूँ। बिल्कुल जी। क्या शशि जी कह सकते हैं? चुनाव आयोग ने उसके खिलाफ एक्शन नहीं लिया। अगर इस घंटियों बात किया, इलेक्शन में जहरीला भाषा प्रयोग कर रहा था और हिंदुओं के खिलाफ भड़काऊ भाषण कर रहा था, तो मैं चुनाव अरे चुनाव आयोग को छोड़िए ना, आप क्या कहते हैं ये बताइए ना। चुनाव आयोग हो गया, बस उसी ढाल के पीछे चुप जाना है। चलिए, हमारे पास समय की कमी है, 1 मिनट का समय है। बाकी बारी बारी से सभी अपने स्पीकर के पास आऊंगा। विनीत जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, विनीत जी के पास आखिरी 30 सेकंड। विनीत जी देखिए मुकेश जी, बड़ा सीधा और सिंपल है ये समझना कि एक ऐसी व्यक्ति को जो संविधान में विश्वास नहीं रखता, जो ये कहता है कि मैं 100 करोड़ लोगों को, आप 25 करोड़ लोगों को पुलिस हटा लीजिए, 25 करोड़ लोग 100 करोड़ लोगों को मार देंगे, जो ये कहता है गाय माता का मांस खाइए, जो कहता है लक्ष्मी माता के लिए बुरी बातें, उधर राज ठाकरे के लिए बुरी बातें बोली,
और अभी शशि जी कह रहे थे कि संज्ञान लेगा इलेक्शन कमीशन, तो एफआईआर हुआ है, और एक नहीं कम से कम 10 एफआईआर ऐसी हैं जो भड़काऊ भाषण या हिंदू लोगों के खिलाफ भाषण देने को लेकर इनके खिलाफ हुई है। उसके बावजूद अगर इस व्यक्ति को कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठाया जाता है तो संविधान का मजाक अगर किसी ने उड़ाया तो वो सबसे बड़ा मजाक कांग्रेस ने उड़ाया है तेलंगाना के अंदर, और सिर्फ संविधान का नहीं, ये मजाक पूरे हिंदू धर्म और हिंदू और सनातन मानने वाले सभी लोगों का संविधान के साथ साथ मजाक उड़ाया गया है कांग्रेस के द्वारा। बिल्कुल। नित्या जी आखिरी 10 सेकेंड। जी, आचार संहिता का पालन करने के लिए पुलिस वाला अगर इनको जाकर कहता है कि समय की मर्यादा का ध्यान रखिए, तो इन्हों उसके साथ भी बदतमीजी करते हैं। भगवानों के बारे में तो आपको पता ही है कि इन्होंने लक्ष्मी जी को, जी वही सार्वजनिक तौर पर एक पुलिस वाले को इतनी मतलब इतने अपमानजनक उन्होंने बात करते हैं, उसके बाद भगवानों का अपमान करते हैं, गौ माता का अपमान करते हैं, हिंदू धर्म का अपमान करते हैं। कंक्लूड करना था, ये बातें हो चुकी है। शशि जी आखिरी 10 सेकंड, आखिरी 10 सेकंड। नित्या जी खत्म हो गया टाइम जी। शशि जी आखिरी 10 सेकंड बोलिए सर। हाँ जी, आखिरी 10 सेकंड में अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं, कंक्लूड करना चाहते हैं तो कंक्लूड कर लीजिए, वरना हमारे पास समय की कमी है। अपने बचाव में कुछ बोल सकते हैं तो बोल दीजिए। मैं क्या लेता हूँ, आप हिंदू है, मैं हिंदू, आप हिंदू की बात करते, मैं हिंदू की बात करता हूँ, हिंदू और मुसलमान अलग बात। चलिए, मुझे इस बात से बड़ा, केवल आप ही से नहीं, आपके जितने भी कांग्रेस के प्रवक्ता आते हैं वो जब इस तरीके की बातें करते हैं तो मुझे बड़ा दुख होता है कि आपके भीतर भी सनातनी खून है, मुझे पता है, लेकिन क्या है, पार्टी लाइन है और पार्टी की विचारधारा की बात आपने करी है। इस विचारधारा में फंस करके आप अपने धर्म को जिस तरीके से नष्ट कर रहे हैं, मुझे लगता है कि आपकी पीढ़ी आपको माफ नहीं करेगी इसके लिए। फिलहाल हमारे पास समय की कमी है, प्रोग्राम को यहीं पर वाइंड अप करना पड़ेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए शशि दुबे जी आपका, नित्या जी आपका, और जिंदल जी, विनीत जिंदल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और हमारे साथ अपनी बातें हमारे साथ साझा की। लेकिन जिस तरीके की बात आज अकबरुद्दीन ओवैसी को जिस तरीके से प्रोटेम स्पीकर बना दिया गया और प्रोटेम स्पीकर के तौर पे उसने 110 विधायकों को शपथ दिलवाई है, लेकिन बीजेपी के 8 विधायकों ने शपथ नहीं ली, और मुझे लगता है कि यह फैसला उनका सही था, क्योंकि जो व्यक्ति गौ माता के खिलाफ बात करेगा, जो व्यक्ति गौ मांस को खाने के लिए सार्वजनिक रूप से लोगों को प्रेरित करेगा, जो हमारे देवी देवताओं को अपमानित करेगा सार्वजनिक तौर पे, जो हमारे खानदान को और हमारे पूरे समूल को नष्ट करने की बात करेगा, उसके नेतृत्व में शपथ लेने की बात बेईमानी होगी। इसलिए उसका ऐसे व्यक्ति का विरोध किया जाना जरूरी है, और बीजेपी ने जो किया है वो सही किया है। अब कल जो है, या सोमवार को, कल संडे है, सोमवार को जब नियमित तौर पे स्पीकर की नियुक्ति हो जाएगी तो उस नियमित स्पीकर के सामने जाकर के बीजेपी के 8 विधायक जो है शपथ लेंगे। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। ऐसे व्यक्ति के सामने हम शपथ नहीं लेंगे जो 15 मिनट में 100 करोड़ हिंदुओं को मारने की बात करता है। प्रोटेम स्पीकर जो मजलिस पार्टी का इलीगली अपॉइंट हुआ है, परंपरा के खिलाफ अपॉइंट हुआ है,